2024 को मद्देनजर रखते हुए राजनेताओं के मंतव्य जाने सूरत भूमि पर चुनाव को लेकर के भारतीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विनोद नायक ने की जाति समीकरण पर विशेष चर्चा। जाति समीकरण भारत देश को खोखला कर रही है। नमस्कार, मैं रामलखन साहनी सूरत में आप सभी दर्शक मित्रों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम इस समय मौजूद हूँ सूरत में और 2024 के चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां लग चुकी हैं। देश की जो पार्टियां उभरती हुई हैं वो भी पूरे काम में अपने लग गए हैं, दमखम लगाना शुरू कर दिए हैं, नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। जो पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां जो पहले से ही हैं एक्टिव, वो तो लगी हुई हैं, साथ में जो क्षेत्रीय है और जो छोटी पार्टी उभरती हुई जितनी भी पार्टियां हैं सभी अपने अपने प्रचार के स्थिति की ओर देखते हुए 2024 को देखते हुए सभी अपने अपने तौर तरीके से कार्य को करना शुरू कर दिया है। ऐसे में आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय बहुजन कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद नायक से हमारी खास मुलाकात और खास बातचीत के अंश होने वाले हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं भारतीय बहुजन कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद नायक जी के पास, तो जानते हैं उनके मंतव्य जो 2024 के चुनाव को लेकर के वो क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम विनोद नायक है और मैं भारतीय बहुजन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। मोदी जी सत्ता में आए, सबसे पहले तो ये बोले थे कि मैं फर्जी 194 कंपनियों में ताला लगवा दिया। उस ताला के लगवाने से जनता का हित हुआ या अहित हुआ? देखिए, जो मोदी जी बोलते हैं कि हमने चिट फंड कंपनियाँ या जो फाइनेंस छोटे छोटे जो कंपनियाँ हैं 194 बंद कराए हैं, तो वो बंद कराया है। मोदी जी को पता होना चाहिए कि उसमें जो पैसा है वो आम जनता का है, क्योंकि नेशनलाइज बैंकों में और प्राइवेट चिट फंड कंपनियां ज़्यादा फाइनेंस देती है। इसलिए क्या है कि जनता जो सामान्य नागरिक है वो लोग क्या है कि ज़्यादा ब्याज सूद मिलने के कारण, ब्याज के कारण वो लोग वहाँ पे पैसा रखते हैं। आज वो कंपनियों में ताला लग गया है तो जनता का पैसा गया है। जैसे सहारा इंडिया में देखिए, सुब्रत राय आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मगर हज़ारों करोड़ रुपया जनता का फंसा है और जनता का आज सूद मूल भी नहीं मिल रहा है और मिलने के नाम पर भी उसमें राजनीति हो रही है और पॉलिटिकल पार्टियां उसका बेनिफिट ले रही है। मोदी जी सरकार कहती है कि हमने आपको आपका पैसा दिलाते हैं करके जो पब्लिसिटी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट लेना है। सुब्रत राय का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है और जनता अपने ही पैसे के लिए आज तड़प रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम पूरी जिंदगी भविष्य के दंगे को देखेंगे या आज जो दंगा चल रहा है हमारे देश में, मणिपुर है, लेह लद्दाख है, तो उसके बारे में भी विचार करेंगे कि ये दंगा क्यों हो रहा है, हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे या पहले के लोगों के समय में दंगा हुआ है उसको उदाहरण में रख करके और आत्मसंतुष्टि देंगे जनता को। देखिए, दंगे की राजनीति सिर्फ मोदी के आने के बाद नहीं हुई है। कांग्रेस जब से देश आज़ाद हुआ है तो कांग्रेस और भाजपा पहले जनसंघ थी, तो ये लोगों की राजनीति ये धर्म आधारित राजनीति करते हैं, जबकि हमारा देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे हिंदू मुस्लिम करवा के वो सत्ता में थी। आज मोदी जी हिंदू मुस्लिम के नाम पे बहुमत हिंदुओं के वोट लेने के लिए मुस्लिम विरोधी वातावरण करते हैं। जब भी दंगा होता है तो पूरा समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है, हिंदू और मुस्लिम में बढ़ जाता है, जबकि देश की सच्ची हकीकत ये है कि जो हजारों जातियों में बटा हुआ बहुजन समाज आज मान्यवर कांशीराम साहब के और बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के कारण जब एक हो रहा है, तो ये सांप्रदायिक पार्टियाँ कांग्रेस और बीजेपी ये जाति के आधार पर समाज गोलबंद ना हो और जाति के आधार पर वोट का बंटवारा ना हो, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम के दंगे कराते हैं। मोदी जी सरकार में आए उसके पहले भारत में 11,000 दंगे हिंदू मुसलमान के हुए हैं, तो वहाँ उस वक्त तो कांग्रेस था। तो कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के की दो बाजू है। ये दोनों सिर्फ हिंदू मुसलमान का जो दंगा होता है
क्योंकि दंगा होता है तो वोट बढ़ जाता है, तो बहुमत हिंदू का वोट आ जाता है। तो धीरे धीरे आज जो कांग्रेस खत्म हो गई उसका कारण क्या है? आज मोदी जी कहते हैं कि हमने कांग्रेस को ख़त्म किया। मोदी जी ने कांग्रेस को ख़त्म नहीं किया है। कांग्रेस में जो बेस वोट था दलितों का, मुसलमानों का और ओबीसी का, तो मुलायम सिंह ने और लालू जी ने ओबीसी का वोट बंटवारा, बीजेपी कांग्रेस से अलग हो गया, और मान्यवर कांशीराम साहब की बहुजन समाज पार्टी ने दलितों का और मुस्लिमों का वोट तोड़ दिया। तो आज कांग्रेस का जो बेस वोट था दलित, मुस्लिम और ओबीसी, ये वोट कांग्रेस से हट गया, तो कांग्रेस आज 400 से 40 पर आ गई है। मोदी जी संसद में कल बोल रहे थे अविश्वास प्रस्ताव पर कि हमने कांग्रेस को 400 पे से 40 सीट पे ला दिया। हकीकत में मोदी जी ने कुछ नहीं लाए हैं। 90s में देखिए, 1990 से दशक में मान्यवर कांशीराम साहब की बहुजन समाज की राजनीति के कारण कांग्रेस 5 साल में 3 बार लोकसभा चुनाव हुए। एक चुनाव 5 साल में आता है, मगर 5 साल में 3 बार चुनाव हुआ। उसका कारण बीजेपी नहीं है, उसका कारण है मान्यवर कांशीराम साहब, मुलायम सिंह, लालू, ये लोगों ने ये कांग्रेस का जनाधार तोड़ दिया। तो आज वही कांग्रेस आज लालू जी के साथ में गठबंधन कर रही है, अखिलेश के साथ में गठबंधन कर रही है। तो उसको पता चल गया है कि मेरा बेस वोट जो अलग हो गया था, आज फिर से सत्ता में आने के लिए उन्होंने कांग्रेस ने क्या किया, लालू जी से, अखिलेश यादव से, नीतीश कुमार से गठबंधन किया, ताकि बीजेपी भी यही इन्हीं के आधार पे जीतती थी। जब वोट बढ़ जाता है तो बीजेपी को फायदा होता है। हकीकत में बीजेपी, आरएसएस अपने बलबूते पे सत्ता में नहीं आए, ये दलित पिछड़ों का वोट कांग्रेस से हट जाने के कारण सत्ता में आए। तो अब कि देश की जो 2024 का माहौल है, मोदी जी संसद में जो अहंकार से बोल रहे थे, अमित शाह जो बोल रहे थे, वो ये सोचते हैं कि देश की जनता मूर्ख है और वो हमको ही वोट देंगे, कांग्रेस के विरोध में बोल करके वो वोट लेना चाहते हैं। मगर देश की जनता अब समझ गई है कि कांग्रेस और भाजपा ये सिर्फ धर्म की राजनीति करके समाज को गुमराह करते हैं और बहुजन समाज के लोगों को देश के मालिक है। समझ में आया? पहले मुगल शासन, पहले राजतंत्र था, तो राजतंत्र में राजपूत राजा होते थे और बहुजन समाज के लोग उनके खेतों में काम करते थे और वो गुलाम जैसे थे। बाद में मुगल शासन आया तो मुगल राजा थे, तो भूमि का मालिक कौन होता है? पहले राजतंत्र में राजा थे, फिर मुगल शासन में मुगल देश के भूमि के मालिक बन गए, बाद में अंग्रेज आए तो अंग्रेज मालिक हो गए। तो जब लोकतंत्र आया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू को, गांधी को और अंग्रेजों को कहा कि हमें इस देश में आज़ादी अगर देते हैं तो 2 चीज़ों की मांग किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट और सेपरेट सेटलमेंट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आई तो कांग्रेस और महात्मा गांधी समझ गए कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा तो पिछड़ों का वोट से पिछड़ों के प्रतिनिधि जीत जाएंगे, तो उनका शासन कभी आने वाला नहीं है। उन्होंने आरक्षण दिया, अम्बेडकर ने आरक्षण की मांग किया ही नहीं था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने तोड़ दिया। महात्मा गांधी ने उपवास किए और सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं आने दिया। फिर अम्बेडकर ने सेपरेट सेटलमेंट की बात की कि हजारों साल से हम देश के मालिक हैं, मूल निवासी हैं, मगर हमें भूमि का अधिकार नहीं मिला है। तो लोकतंत्र में हमें भूमि का अधिकार मिलना चाहिए और जमींदारों के कब्जे में है देश के। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट सेटलमेंट की बात यही किया था, अंग्रेजों ने भी मान लिया था। मगर आज़ादी के बाद ना कांग्रेस ने, ना आज भी भाजपा देश के मूल निवासी बहुजन समाज जो इसकी आबादी 85 है, उनको आज भी भूमि का अधिकार नहीं मिला है। जबकि 1950 में डॉक्टर अंबेडकर ने लैंड सीलिंग एक्ट बनाया है, कानून बनाया, मगर आज भी उस कानून का अमल नहीं हुआ है। जबकि कानून कहता है कि 45 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास भूमि नहीं होनी चाहिए, मगर आज भी राजघराने, जमींदार जो हजारों एकड़ के मालिक बन के बैठे हैं और गरीब समाज के लोग उसमें बटाई से काम कर रहे हैं और मजदूरी करते हैं, पसीना बहाते हैं। तो कांशीराम साहब कहते थे जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो अगला चुनाव भूमि के अधिकार पे होने वाला है और कांग्रेस और बीजेपी समाज को भीख देने की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं हमने 80 करोड़ लोगों को गेहूँ चावल दिया, तो सोचो कि 80 करोड़ लोग 130 करोड़ में से भिखारी हो गए हैं। तो कांग्रेस और भाजपा अगर सत्ता में रहेगी तो ये हमारे समाज को भिखारी बना देंगे।
तो हम चाहते हैं इस देश में सही मायने में कांग्रेस और भाजपा के गठबंधन को नकार देना चाहिए और देश का मालिक बनना है, भूमि का अधिकार पाना है। तो हमें ये दोनों को दूर करके सत्ता में बहुजन समाज के लोगों की सरकार बनानी पड़ेगी। मगर क्या है कि मायावती वो आज भी बहुजन समाज की बात तो करती है, मगर वो सर्वजन के नाम पे राजनीति करती है और कहीं मोदी जी या कांग्रेस उनको जेल में न डाल दे, इसीलिए वो चुपचाप बैठी है और अकेले लड़ने की बात करती है। अगर वो अकेले लड़ती है तो बहुजन समाज का सत्यानाश होगा। तो मायावती को समझना चाहिए वो देश के तीसरे नंबर की पार्टी है, मगर वो अकेले लड़ती है तो बीजेपी को ही फायदा होता है। तो मायावती को SC ST OBC और माइनॉरिटी का एक अलग मोर्चा बनाना चाहिए। वो देश की वैसे भी 3 नंबर की पार्टी है। अगर वो मोर्चा बनाती है तो बहुमति किसी की नहीं आएगी, ना भाजपा के गठबंधन की आएगी ना कांग्रेस की आएगी। और तीसरे मोर्चा जो आएगा वो कम से कम 100 सीट के आसपास रहेगा, तो वो बैलेंसिंग फैक्टर रहेगा। और बैलेंसिंग फैक्टर जब रहेगा तो कांग्रेस का गठबंधन या भाजपा का एक दूसरे को समर्थन नहीं करेंगे, तो उस वक्त बहुजनों का जो गठबंधन होगा उसी की सरकार बनेगी। आज मायावती 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उसमें 3 बार तो वो अल्पमत में थी, फिर भी बनी थी, क्योंकि राजनीति में अंकों का गणित होता है। तो हम चाहते हैं कि इस देश के जितने भी दलित, मुस्लिम, पिछड़े और OBC और आदिवासी, ये जितने भी लोग हैं, ये ना कांग्रेस पीछे का भाजपा के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, इनको इकट्ठा होने की ज़रूरत है, तभी हमारा भला होगा। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस बड़े दल होते हुए भी अपना अस्तित्व बनाने और बचाए रखने के लिए दूसरे छोटे छोटे पिछड़ों के दलों को साथ में लेकर गठबंधन बनाते हैं, मगर बहुजनों के ही विचारधारा से चलने वाली मायावती पिछड़ों को साथ में नहीं ले रही है, इसीलिए ये हालत है। तो हम चाहते हैं कि मायावती आए, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, तो प्रधानमंत्री के लिए तैयार रहे। हमारे में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। हम चाहते हैं कि सारे बहुजन एक हो जाए। घर में 4 भाई होते हैं तो भी आपस में लड़ते हैं, मगर जब मनभेद तो होता ही नहीं है। तो राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस को रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये दोनों मिलकर के देश के संविधान को ख़त्म कर देंगे, बहुजन समाज का सत्यानाश हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, उसको हमें सफल बनाना है। तो आने वाले 2024 में बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन को नकारना पड़ेगा, ये हमारा संदेश है।